नमस्कार। आज के इस सेशन में हम इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम्स लैब जो है हमारा कोर्स कोड 2007 उसकी लैब 4 जो कि ई गवर्नेंस और डिजिटल इंडिया पोर्टल्स के बारे में है, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो बेसिकली आज के इस सेशन में हमारा मुख्य उद्देश्य जो है वो ये रहेगा कि कौन कौन से पोर्टल्स हमारे पास अवेलेबल हैं और ई गवर्नेंस बेसिकली होता क्या है। सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे कि ई गवर्नेंस का मतलब क्या है और ऑब्जेक्टिव ऑफ ई गवर्नेंस क्या होते हैं, कि भाई हमारा गोल क्या होना चाहिए, हमें ई गवर्नेंस की क्या जरूरत है, क्यों हमें जरूरत है ई गवर्नेंस की। ई गवर्नेंस इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट, इंडिया के संदर्भ में ई गवर्नेंस का मतलब क्या है। और फिर हम लास्ट में देखेंगे कि हमारे ई गवर्नेंस के पोर्टल इंडिया में और राजस्थान में कौन कौन से हैं। तो ये टॉपिक्स हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं इस लैब 4 में, जो कि ई गवर्नेंस पोर्टल्स के ऊपर हमारी बेस्ड है। तो सबसे पहले हम यहाँ ये देख लेते हैं कि ई गवर्नेंस क्या होती है। ई गवर्नेंस का जो मुख्य उद्देश्य है वो है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, कि भाई गवर्नमेंट का हाथ कम से कम हो और गवर्नेंस यानी कि जो गवर्नमेंट के काम है, जो कार्य हैं, वो मैक्सिमम। ठीक है, तो जो सर्वेंट्स है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, उनका कम से कम हाथ हो और मैक्सिमम गवर्नेंस यानी कि ज्यादा से ज्यादा कार्य। ठीक है, ये हमारा मुख्य उद्देश्य होता है ई गवर्नेंस का। तो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, अच्छा ई गवर्नेंस का फुल मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ठीक है, ई गवर्नेंस यानी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। और ई गवर्नेंस कैन बी डिफाइंड एज द यूजेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT by the government to provide and facilitate government services, exchange of information, services, exchange of information, communication transactions and integration of various standalone systems and services। तो अगर हम इसको समझें कि हमारा ई गवर्नेंस का मतलब क्या है, तो ई गवर्नेंस का मतलब है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है? ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे हम इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना, इंफॉर्मेशन यानी क्या होता है? सूचना, कोई भी जानकारी, और कम्युनिकेशन यानी क्या होता है? आदान प्रदान करना। ठीक है, तो सूचना और जानकारी के आदान प्रदान को करने की जो तकनीक है, जो टेक्नोलॉजी है, उसका प्रयोग करके गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है क्या? गवर्नमेंट फैसिलिटीज। क्या? कौन कौन सी फैसिलिटी, कौन कौन सी सुविधाएं? सर्विसेज। सर्विसेज का मतलब क्या हो गया? जैसे कि गवर्नमेंट हमें आजकल नई सर्विस प्रदान करती है किसी की, अपना आधार नंबर ऑनलाइन अपडेट करने की ई मित्र से। ठीक है, कुछ जानकारियां हैं आधार कार्ड में जो कि हम खुद भी अपडेट कर सकते हैं। और एक और आपको मैं सुविधा बताना चाहूंगा, अगर मान लीजिए आपको अपना पासपोर्ट बनवाना है तो आप ऑनलाइन उनकी पासपोर्ट की ऑफिस की वेबसाइट खोलिए और वहां पर जाकर आप उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। तो वहां जब आप रजिस्टर करेंगे तो आपको एक अपॉइंटमेंट टाइम मिलेगा कि आपको इस दिनांक को इतने बजे पासपोर्ट ऑफिस में प्रेजेंट होना है। तो देखिए कितना आसान काम हो गया, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे ऑनलाइन
पासपोर्ट ऑफिस की वेबसाइट खोलिए और उस पासपोर्ट ऑफिस की वेबसाइट पे आप क्या करेंगे, अब आपको जो भी कंटेंट, आपको जो भी डेट चाहिए, जो भी आपकी सुटेबल डेट है, उस डेट और टाइम को सेलेक्ट कर लीजिए। आपको मांगी गई जानकारी आप उसमें भरिए और फिर उस दिनांक पे अपने जो भी डॉक्यूमेंट उनको मांगे गए हैं उनके द्वारा, वो सारे डॉक्यूमेंट लेके जाइए आप पासपोर्ट ऑफिस में, और वहां पर आप जाते ही आपको जब टाइम और डेट प्रोवाइडेड है उस वक्त जाते ही आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। आपको लाइन में कहीं लगने की जरूरत नहीं है, आपको किसी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी के पास अपना टाइम वेस्ट और पैसा बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए कितना आसान काम हो गया। अगर ये नहीं होता तो पहले हम किसी ऐसे आदमी को ढूंढते जो कि ये सब जानकारी रखता हो कि पासपोर्ट कैसे बनता है, क्या उसकी प्रोसीजर है, फिर वो आदमी हमें फॉर्म देता, हमसे कहता है कि इस दिनांक पे इतने बजे आना, और उसको हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी देने पड़ते, फिर हम वहां जाते, फिर लंबी लाइन में लगते, लंबी लाइन में लगने के बाद पता नहीं हमारा नंबर आता भी कि नहीं आता। तो अब ये सारी चीजें जो है अब ये नहीं है। क्यों? क्योंकि एक उन्होंने ऑनलाइन पोर्टल, ऑनलाइन वेबसाइट बना दी है। उस वेबसाइट पे जाके हम पहले से ही दिनांक और अपना जो समय है वो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ठीक है, तो हमें वहां पर लाइन में लगने की फिर आवश्यकता नहीं होगी। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने हमें कई सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रखी हैं। ये इंफॉर्मेशन आईसीटी के माध्यम से, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, कई सारी सूचनाएं आजकल हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की ऑनलाइन वेबसाइट है और उस वेबसाइट पे जो भी जानकारियां होती हैं वो अपलोड कर दी जाती हैं और कोई भी आदमी, कोई भी सिटीजन, कोई भी आम नागरिक उस जानकारी को देख सकता है। कम्युनिकेशन, ट्रांजैक्शंस एंड इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस स्टैंड अलोन सिस्टम्स एंड सर्विसेज। अब देखिए, आपने एक एसएसओ का नाम सुना होगा। राजस्थान में का एक पोर्टल है सिंगल साइन ऑन, एसएसओ, सिंगल साइन ऑन। तो एसएसओ जो है, एसएसओ के अंदर अगर आप लॉगिन करेंगे, आपको करना चाहिए, क्योंकि जब भी आप गवर्नमेंट की कोई फॉर्म भरेंगे, राजस्थान गवर्नमेंट का सरकारी फॉर्म भरेंगे नौकरी के लिए, तो उसमें आपको एसएसओ पे लॉगिन करना पड़ेगा, एसएसओ आईडी बनानी पड़ेगी। तो आप एसएसओ आईडी अपनी बना लीजिए और जब आप उसमें एसएसओ आईडी बना लेंगे तो उसमें देखेंगे कि बहुत सारी अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे अलग अलग सर्विसेज प्रदान की हुई हैं, जैसे कि रिक्रूटमेंट की सर्विस है, ई मित्र से संबंधित सर्विस है, पानी और बिजली का बिल जमा करवाने से संबंधित सर्विसेज है। तो ऐसे करके बहुत सारी अलग अलग, हर डिपार्टमेंट की अलग अलग, हर विभाग की अलग अलग सर्विसेज उपलब्ध है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, अलग अलग सिस्टम थे, अलग अलग, हर विभाग का अपना एक अलग सिस्टम था। उन सारे सिस्टम्स और सर्विसेज को ये एक ही इंटीग्रेट करके, यानी एक साथ जोड़कर सिंगल साइन ऑन वेबसाइट पे आपको प्रोवाइड करवा दिया। ठीक है, in other words, it is the use of technology to perform government activities and achieve objectives of governance. तो अगर हम इसको सरल भाषा में समझने की कोशिश करें कि ई गवर्नेंस क्या है, ई गवर्नेंस का तात्पर्य है कि आईसीटी, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो गवर्नमेंट सरकारी एक्टिविटीज हैं, जो सरकारी कार्य हैं, जो सरकारी काम हैं, उनको ऑनलाइन करके लोगों तक आसानी से पहुंचाना, ताकि लोग जो हैं उनको सुविधाएं और आसानी से वो अपने काम को कर सके। ठीक है, सुविधाजनक रूप से कर सके, कम समय में और ट्रांसपेरेंट मैनर में। तो ई गवर्नेंस का तात्पर्य क्या हुआ कि अगर गवर्नमेंट अपने कार्यों में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है तो उसे हम ई गवर्नेंस कहते हैं। ठीक है, थ्रू ई गवर्नेंस गवर्नमेंट सर्विसेज आर
made available to citizens. Government services are made available to citizens and business in a convenient, efficient and transparent manner. तो ई गवर्नेंस के द्वारा अभी हमने देखा कि ई गवर्नेंस के द्वारा जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं, जितनी भी सरकारी सर्विसेज सुविधाएं हैं, उनको सिटीजन तक अवेलेबल करवाना, उनको सिटीजन यानी आम नागरिक, आम आदमी, उस तक अवेलेबल करवाना, बिजनेस को प्रोवाइड कराना। जैसे कोई एक क्या होता है कि दुकानदार है, मान लीजिए, अब वो दुकानदार जीएसटी भरेगा, तो जीएसटी भरने के लिए उसे वकील के पास जाना पड़ेगा, फिर वकील जीएसटी ऑफिस में मतलब अपना जो भी लॉयर है उसके द्वारा कंसल्ट करके, लॉयर का मतलब ऐसा आदमी जो कि जीएसटी के बारे में जानकारी रखता हो। कई दुकानदार होते हैं जिनको खुद ही वो अपना जीएसटी भर लेते हैं, जिनको आता है, तो वो जीएसटी भरते हैं, वो जीएसटी ऑफिस में जाएंगे, फिर ऑफिस में जाके वहां जमा करवाएंगे, जो भी कार्रवाई होगी वो ऑफिस में होगी एक तरीके से, अगर ऑनलाइन पोर्टल सुविधा नहीं है तो। लेकिन ई गवर्नेंस में क्या किया कि ई गवर्नेंस में इन्होंने जीएसटी का ऑनलाइन पोर्टल अवेलेबल करा दिया। तो अब इनको कहीं भी, किसी भी बिजनेसमैन को कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑनलाइन घर बैठे भी अपना जीएसटी जमा करवा सकता है, अपनी जीएसटी से संबंधित जो भी कार्य है वो कर सकता है। ठीक है, तो आसानी हो गई, कन्वीनियंट यानी कितना आसान काम हो गया, एफिशिएंट यानी अगर वो जाता, आने जाने में टाइम लगता, फिर वहां ऑफिस में जाके लाइन में लगता, वहां पता नहीं आज अधिकारी आए हैं कि नहीं आए हैं, तो यहाँ बैठ के उसने अपना काम एफिशिएंटली कर लिया, दक्षता पूर्ण कर लिया कम समय में और ट्रांसपेरेंट मैनर में कर लिया। अब उसे ऐसा नहीं है कि कोई भी अधिकारी फाइल जो है वो कहीं रख के बैठा हुआ है, वो देख सकता है कि उसकी एप्लीकेशन, उसने जो अप्लाई किया है जिस भी जीएसटी या जिस भी कार्य के लिए, उसकी प्रेजेंट आज की स्टेटस क्या है। तो यानी ट्रांसपेरेंट हो गया मामला ऑनलाइन आने से। ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ ई गवर्नेंस क्या क्या है? डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया, ये सब वेबसाइट्स हैं, ये सब देखिए वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन, ये सब वेबसाइट्स हैं। आप इनको एक एक करके गूगल पे सर्च कीजिए और इनके बारे में पढ़ेंगे, ये आपका इस लैब का टास्क है। ठीक है, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, नेशनल पोर्टल्स ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पोर्टल, आधार का पोर्टल ऑनलाइन, फाइलिंग एंड पेमेंट ऑफ टैक्सेस ऑनलाइन। देखिए आजकल क्या होता है, हम ऑनलाइन टैक्स जमा कर सकते हैं, जैसे इनकम टैक्स होता है, जो आदमी सरकारी नौकरी कर रहे हैं या प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, उन सब को इनकम टैक्स देना होता है अपनी तनख्वाह पे, अपनी सैलरी पे, जो वो कमा रहे हैं उस पे। तो ऑनलाइन टैक्स पेमेंट करने का ऑप्शन अवेलेबल करवा रखा है सरकार ने। और जब आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न का टाइम आता है कि भाई मान लीजिए इस साल हमने मार्च तक अपना जो टैक्स है वो जमा करवा दिया, फिर मार्च के अंत में हम क्या करते हैं, मार्च के अंत से लेकर जो इतना टाइम सरकार निर्धारित करती है, उस वक्त में मान लीजिए कोई हमारा कभी हो सकता है कि ज्यादा टैक्स हमने भर दिया हो, सेविंग कर ली हो बाद में, तो हमें आईटीआर रिटर्न भरना होता है। ठीक है, हमेशा हमें इनकम टैक्स का रिटर्न भरना होता है। तो ये काम भी अब हम ऑनलाइन कर सकते हैं। डिजिटल लैंड मैनेजमेंट सिस्टम, आजकल लैंड मैनेजमेंट, आप अपने जो जमीन है, आपकी जो जमीन है, आपकी जो खेत है, उनके खसरा नंबर, वो किसके नाम है, ये सारी चीजें जो हैं वो ऑनलाइन देख सकते हैं वेबसाइट पे। ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं वो आपको ऑनलाइन घर बैठे मिल जाएंगी, आपको पटवारी या ग्राम सेवक के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो कितना आसान काम हो गया है और कितना ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब आपको कोई ये नहीं कह सकता कि मैं आपको ये जानकारी नहीं दूंगा, कल आइए परसों आइए, पटवारी ये भी नहीं कह सकता। आप घर बैठे अपनी वेबसाइट पे आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, आजकल जो ये सरकारी एग्जाम नौकरी वाले हों या
जैसे मान लीजिए आप एंट्रेंस टेस्ट देते हैं, मेडिकल का नीट देते हैं, जेई लोग देते हैं इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए, तो आजकल ये सब भी क्या है, ऑनलाइन टेस्ट हो गए हैं। पहले आपको लिखना पड़ता था, पेन से गोले भरने पड़ते थे, अब कंप्यूटर पे बैठ के आप अपना टेस्ट दे सकते हैं। तो कंप्यूटर में फिर चेकिंग होगी तो वो भी कितनी आसान होगी, उसमें किसी गड़बड़ की ऑप्शन नहीं है। और जबकि ऑफलाइन अगर कोई टेस्ट होता है तो उसे चेक करने में भी टाइम लगता है और आदमी से ह्यूमन एरर होने के चांस रहते हैं। कंप्यूटर में तो ये कुछ है ही नहीं। तो ये भी कितना आसान सिस्टम हो गया है, रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाता है, कॉपियां चेक जल्दी हो जाती हैं। ठीक है, ये सब हमारे ई गवर्नेंस के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि यहाँ पर हमने अभी अभी देखे। ये वो पोर्टल्स हैं, ये वो इनिशिएटिव हैं, ये वो कार्य हैं जो कि सरकार ने डिजिटल गवर्नेंस के लिए यहाँ पर शुरू किए। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि ई गवर्नेंस कैन टेक प्लेस इन 4 मेजर टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस। ठीक है, तो ई गवर्नेंस जो है, ई गवर्नेंस 4 तरीके से आपका कार्य कर सकती है। ई गवर्नेंस को हमने 4 प्रकार में बांट दिया है। पहला क्या है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, सरकार से सरकार के बीच में। ये इसमें क्या होगा, जहां पर जानकारी जो है वो सरकार के अंदर ही, गवर्नमेंट के अंदर ही आपस में शेयर हो रही है। जैसे कि केंद्र सरकार से राज्य सरकार के बीच में अगर कोई जानकारी आदान प्रदान होती है, या फिर जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है, जैसे एसडीएम ऑफिस है, तहसील है, पंचायत समिति है, उसमें जो अधिकारी हैं आपस में एक दूसरे के साथ अगर कोई जानकारी, सूचना शेयर करते हैं ऑनलाइन किसी वेबसाइट के द्वारा, या फिर जैसे ब्रांचेज ऑफ सेम गवर्नमेंट, जैसे कि SIPF पोर्टल। अब देखिए क्या होता है कि अधिकारियों को भी ऑनलाइन आजकल बहुत सारी सुविधाएं दे दी गई हैं। आप ई मित्र पे जाते हैं, ई मित्र पे जैसे आपको अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, तो जाति प्रमाण पत्र जब ई मित्र वाला आपके जाति प्रमाण पत्र को ऑनलाइन अपलोड कर देता है, फिर वो जाता है अपने उसके ऊपर वाले कोई सरकारी अधिकारी के पास में, फिर वो अधिकारी जो है फॉरवर्ड करता है SDM साहब को, SDM फिर उसे फर्दर अप्रूव या रिजेक्ट करते हैं। तो जैसे पटवारी ने कोई जानकारी से फॉरवर्ड करी तो वो किसके पास जाएगी, तहसीलदार के पास। तो ये पटवारी और तहसीलदार के बीच में जो सूचना का आदान प्रदान है वो किस तरीके का है, वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, वो सरकार से सरकार के बीच में है। क्यों, पटवारी भी सरकारी आदमी है और तहसीलदार भी सरकारी आदमी है, तो सरकार से सरकार के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, सूचना का आदान प्रदान हो रहा है। फिर हम बात करते हैं गवर्नमेंट टू सिटीजन। गवर्नमेंट टू सिटीजन का मतलब है कि मान लीजिए सरकार ने कोई हमें, सिटीजन यानी कि नागरिक, आम आदमी, तो सरकार आम आदमी के बीच में जो कम्युनिकेशन है, जैसे कि आप जो है फॉर्म भरते हैं, किसी नौकरी का फॉर्म भरते हैं, तो वो फॉर्म भर के वो किसके पास जाएगा, वो संबंधित विभाग के पास जाएगा। मान लीजिए RPSC का फॉर्म है ना, मान लीजिए RPSC का फॉर्म है, तो RPSC क्या है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि सरकारी भर्तियां करती हैं। तो आप अप्लाई करोगे ऑनलाइन उस फॉर्म को, अप्लाई करने के बाद जब सबमिट करोगे तो किसके पास जाएगा, RPSC। और RPSC क्या है, सरकार का काम कर रही है, वो सरकारी है। तो ये किसके बीच में कम्युनिकेशन हो गया, सरकार और सिटीजन, आम नागरिक के बीच में। ठीक है, जैसे कि टैक्स पोर्टल, टैक्स कौन भरता है, टैक्स आम आदमी भरता है। जैसे कि हम आम आदमी हैं तो हम टैक्स भरते हैं, वो टैक्स किसके पास जाएगा, सरकार के पास। ई मित्र, ई मित्र पे जैसे हम जाति प्रमाण पत्र बनवाते हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाते हैं, जन्म प्रमाण पत्र बनवाते हैं, या फिर
बिजली का बिल जमा करवाते हैं या फिर पानी का बिल जमा कराते हैं, तो ये सब कौन करवाता है? ये हम करवाते हैं, आम नागरिक करवाता है। और ये किसके पास जाता है? सरकार के पास। ठीक है। गवर्नमेंट टू बिजनेस, जैसे कि अभी हमने बताया कि सरकार के बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं बिजनेसमैन या बिजनेस के लिए, जैसे कि जीएसटी है, जीएसटी पोर्टल हो गया। तो जीएसटी पोर्टल, जीएसटी कौन भरेगा? जीएसटी बिजनेसमैन भरेगा, जो ये दुकानदार होते हैं या जो व्यापार करते हैं, व्यापारी। ठीक है, तो वो जीएसटी भरेंगे और जीएसटी वो किसके पास जाएगा? वो सरकार के पास जाएगा। तो इसमें कौन आपस में संपर्क, कौन कम्युनिकेट कर रहा है, कौन सूचना आदान प्रदान कर रहा है? एक तरफ सरकार और एक तरफ बिजनेसमैन। ठीक है, तो ये हो गया G2B। G2B गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय का मतलब है कि जहां पर इंटरेक्शन जो है वो सरकार और उसके कर्मचारी के बीच में हो। ठीक है, जहां पर सरकार और उसके कर्मचारी के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा हो, वो आपका गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज होता है। ठीक है, तो ये तरीके हो गए। ये हमने यहाँ ये बताया कि ई गवर्नेंस जो है वो किन किन तरीकों से आपस में इंटरेक्शन कर सकते हैं। देखिए, गवर्नमेंट तो सब में रहेगा। क्यों? ई गवर्नेंस का मतलब ही है कि सरकारी चीजें, सरकारी काम इलेक्ट्रॉनिक यानी कि वेबसाइट या ऑनलाइन के माध्यम से हो। ठीक है, तो सरकार तो रहेगी इन सब। जो अभी हमने यहाँ पर 4 तरीके डिस्कस किए हैं, 4 तरह के जो ये वर्गीकरण किया है, इसमें सरकार को हर किसी में रहेगी। फिर हम देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ ई गवर्नेंस क्या है। हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है ई गवर्नेंस के? ठीक है, हमारे ई गवर्नेंस के ऑब्जेक्टिव क्या है? चलिए, ये हम अगला जो हमारा सेशन होगा उसमें हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।